नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम जैसे ट्रेडिशनली हम पढ़ाते हैं हिस्ट्री का लेक्चर, ज्योग्राफी का लेक्चर, वैसे आज इसमें हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अब हमारी स्ट्रेटजी हो 2024 के यूपीएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। क्योंकि देखिए दिसंबर जो है वो आ चुका है और दिसंबर मेरे ख्याल 10 तारीख आज हो चुके हैं। तो इसमें आपको इस वक्त जो है आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति एग्ज़ाम को लेके होनी चाहिए, उस चीज़ को लेकर हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 2023 का जो पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसमें किस प्रकार के किस पैटर्न पर जो सवाल पूछे गए हैं, उस पैटर्न को आज हम डिकोड करने वाले हैं। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में डिकोड करेंगे। मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि हाँ, हमने जो हिस्ट्री में जो पढ़ा अब तक, उससे जो है सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। और हम जो है कल से, मतलब कल के दिन से, मंडे है कल, तो मंडे के दिन से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हम कल से ज्योग्राफी के लेक्चर भी हम साथ ही साथ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अब दिसंबर आ गया है तो हमें जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना होगा। और वो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं तो हम आपको भी दिखा दें और हम भी ये देख लें अच्छे से कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से पक्षों पर ज़्यादा जोर देना है, कौन से पक्षों को थोड़ा सा इग्नोर करना है, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक्स की ओर हमें लौटना पड़ेगा, थोड़ा फैक्ट्स की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये अपना है प्रीलिम्स 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है। तो हम आज इसमें देख लेंगे, मुख्य रूप से हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें बन रहे हैं और हमें कौन कौन से पक्षों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये देखिए ज्योग्राफी में कहाँ से सवाल बना है। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन बना है नदियों से, देखिए आप कि झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। दूसरा, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। और तीसरा सेंटेंस है गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण होता है। ऐसा एक क्वेश्चन हमें बना। इस लेक्चर का उद्देश्य आंसर जानना नहीं है। आंसर क्या है इसका, इससे मतलब हमें नहीं है। मैं आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है किस प्रकार का है और हमें कौन से पक्षों पे ध्यान देना है। तो जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब नदियाँ हम भारत की डिस्कस करेंगे, तो हमें क्या देखना होगा कि वो नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, फैक्चुअल पूछने लगी है यूपीएससी, वो नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ से होकर वो गुजरती है, कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं। और अगर वो गुजरती है तो कोई वेटलैंड एरिया, कोई भी वेटलैंड एरिया जो है वो उसके मार्ग में पड़ता है, या अगर वो गिरती है तो कोई वेटलैंड एरिया में जाके गिरती होगी। इससे संबंधित हमें इस पक्ष पे ध्यान देना होगा। और इस बार का यूपीएससी का पैटर्न तो आपने देखा ही होगा किस प्रकार से आया है। वो एलिमिनेशन मेथड वाला जो है इस बार थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं, मेरे एलिमिनेशन मेथड इसमें तो आपको देखिए केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन कोई भी नहीं। आपको सारे ही इसमें सही पता होना जरूरी है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो जब भी हम ये नदियों वाला पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, कल से हम ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो हम नदियों में इस चीज़ के बारे पर, इस चीज़ में जो है थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे हम अपना, कि कोई झील वगैरह आती हो। वेटलैंड एरिया वाले से देखिए क्वेश्चन बनता ही है, कौन सी वेटलैंड जो है वो मैन मेड है। और ख़ास तौर से जो रामसर भूमियाँ हैं, जो रामसर सम्मेलन में शामिल भूमियाँ अपनी हैं, जो आर्द्र भूमियाँ, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनको तो पता रहना ही है कौन सी मैन मेड है, कौन से राज्य में है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखिए ये वाला, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। इस प्रकार के सवाल बनने हैं। देखिए अगर प्रीलिम्स की दृष्टि से आप सीधा पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये आप कब जवाब दे पाओगे इसका, जब आप मेंस को साथ साथ में लेके चलोगे। क्योंकि जब हम मेंस पढ़ते हैं तब इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती है, इस तरीके की चीज़ों को हम इनकाउंटर करते हैं, है ना। तो जब भी हम अपनी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तब हम कंपैरिजन, खासतौर से चाइना से कंपैरिजन हम करते हैं। क्योंकि चाइना की उत्पादकता वगैरह जो है वो भारत से ज़्यादा, हमसे कम भूमि पर वो कृषि करता है। हालांकि उसका लैंड जो है हमसे ज़्यादा है, परंतु उसमें मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो वो उसकी भूमि क्षेत्र अगर देखा जाए तो भारत से कम है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा उत्पादन कर लेता है ना। तो ये चीज़ हम देखेंगे जब हम एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ेंगे, तभी इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। मेरा अभी मकसद आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है,
फिर देखिए पोर्ट्स के बारे में सवाल दे रखा है, एक कामराजार पोर्ट है, एक मुंद्रा पोर्ट है, एक विशाखापट्टनम पोर्ट है। इनके बारे में दे रखा है कि भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है ये कामराजार। फिर मुंद्रा पोर्ट के बारे में दिया है कि भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट में दिया है भारत में सबसे बड़ा आधार पत्तन या कंटेनर पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इससे हमें पता लग गया कि देखिए पहले ऐसे सवाल नहीं आ रहे थे थोड़े सालों में, अगर देखें पिछले साल का हम पैटर्न देखें तो इस तरीके के सवाल यूपीएससी नहीं पूछ रही थी। ये एक्चुअल फैक्चुअल जैसे सवाल है ये पूरे, क्योंकि इनमें एकदम पूछा है कि हाँ ये है कि नहीं है। तो जब हम पोर्ट्स वाला पार्ट पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, तब इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे, क्योंकि मेजर पोर्ट्स वगैरह और माइनर पोर्ट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे इसमें, है ना, जो 12 अपने मेजर पोर्ट्स हैं, तब हम ये चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मतलब विस्तार से जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ध्यान देते रहना, क्योंकि ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स में भी आती रहती है। अब यहाँ पर एक सवाल है, इसमें दे रखा है कि कौन सा ये जो क्षेत्र है ये वाला जहाँ पर पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है समुद्र में, ठीक है, जिसकी वजह से कच्ची भूमि उत्पन्न हो गई है। तो ये वाला सवाल देखिए थोड़ा सा इसको हम टफ की श्रेणी में ही इसे मान सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कहीं आपको एनसीईआरटी में भी सीधा डायरेक्टली शायद ये क्वेश्चन नहीं मिले। तो एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दें ऐसा, तो आपको क्या है कि जो हम पढ़ने वाले हैं, हम देखिए एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड्स बुक जो है वहाँ से भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो फैक्चुअल चीज़ों की भी आप टेंशन मत लीजिएगा, हम सब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। फिर देखिए तो एनवायरमेंट्स का क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा पर्णपाती वृक्ष है, यानी कौन से जो है वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं एक साल में, कटहल हो गया, महुआ, सागौन, तो इनमें से आपको जवाब देने। और एक पेपर इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड जो है ना वो नहीं लग पा रहा है। अगर एलिमिनेशन मेथड होता तो ये क्वेश्चन पेपर जो है उतना टफ नहीं था, ठीक है। फिर देखिए ये देखिए, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। तो देखिए जब हम मिनरल्स वाला इसमें ज्योग्राफी में देखेंगे, है ना, कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है और वो मिनरल्स जो हैं उनके और जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, या कौन से मिनरल का और जो है वो कौन सा होता है, तब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं जा ही नहीं रहा कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे आयरन जो है, आयरन और होता है तो उसके कौन कौन से होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। जैसे अगर एल्यूमिनियम है तो बॉक्साइट जो होता है उसका वो होता है और होता है। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें देखनी है और ये हम आराम से देखेंगे। मैं अब सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल इसमें बनते हैं, कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। फिर देख लीजिए, ये देख लीजिए, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यानी 3/4 कोई ऐसा देश है जिसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। हालांकि इसका आंसर सी है, वो से हमें आंसर अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा आपको दिखाने का मकसद यही है कि देखिए जब हम ये मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मिनरल्स, वर्ल्ड के मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स जो है वो कौन से देश में मिलते हैं, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी कौन से देश में है और भारत में वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ है, पाइपलाइंस वगैरह हो गई, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर देखिए फिर क्वेश्चन बन गया, कॉन्गो बेसिन का कौन, ये देशों में से कॉन्गो नदी का बेसिन का कौन कौन से देश जो है वो भाग है। हालांकि ये इसको हम टफ की श्रेणी में ही डालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये जो देश हैं वो पास पास के देश हैं, कांगो नदी के एकदम पास पास के देश हैं। तो जैसे अगर दूर दूर के देश हो तो आदमी अंदाज़ा लगा के देख ले कि हाँ यार ये तो होगा, ये नहीं होगा, परंतु ये तो एकदम पास वाले ही देश दे दिए। पर हम एक काम करेंगे, जब भी हम नदियाँ पढ़ेंगे, देखिए विश्व की नदियाँ भी हमें पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं आप तो उसमें भी बनते हैं और यहाँ भी बनते हैं। तो जब हम नदियाँ देखेंगे विश्व की मुख्य मुख्य नदियाँ, तो ये कॉन्गो नदी हो गई है, जायरे नदी हो गई है, ये सब नदियाँ हम देखेंगे। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है। हम क्या करेंगे, वर्ल्ड का मैप उठाएंगे और उससे नदियाँ पढ़ेंगे। फैक्ट के आधार पर नदियाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर सिर्फ फैक्ट देखेंगे तो याद नहीं होगा। हम मैप देखेंगे और मैप में देखेंगे कि हाँ ये नदी कौन से देश से होकर गुजर रही है, या किस सागर में जाके गिरी है, अटलांटिक में गिरी है कि इंडियन ओशन में गिर रही है कि पैसिफिक में गिर रही है, ये भी सवाल बनता है, ठीक है। फिर देख लीजिए, ये अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित है। बिलीरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं।
शेषाचलम पहाड़ी पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। तो ये पहाड़ियाँ जब हम फिजिकल डिवीजन देखते हैं भारत का, और जब उसको में अच्छे से हम देखेंगे, तो जब दक्षिण भारत या दक्कन का पठार वगैरह पढ़ेंगे तब ये अच्छे से हम ये पहाड़ियाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। फिर देखिए ये है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोयला वगैरह पढ़ेंगे, जो ऊर्जा वाले संसाधन हम पढ़ेंगे ना, तब यूरेनियम के बारे में हम जानेंगे। तो उस वक्त हमें पता लगेगा कि हाँ कितना % एनरिच जो है वो यूरेनियम या ये होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए कनेक्टिविटी परियोजना वाला, ये तो आप देखिए बड़ा इस तरीके के सवाल यूपीएससी हाल फिलहाल में नहीं पूछे थे, पर ये इसमें बन गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा। ये देखिए ये एकदम बेसिक वाले सवाल है ये, यानी कि आदमी क्या करता है आजकल करंट अफेयर या बहुत सारी चीज़ें आ गई है यूट्यूब पे, ये कोई पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, तो पूरा खिचड़ी बन जाती है जो पढ़ाई करता है उसके दिमाग में। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं किताब में दी हुई उन पे ही ज़्यादा फोकस करना है, तभी आपका प्रीलिम्स या मेंस हो सकता है। बाकी सिर्फ हवाबाजी से नहीं होगा कि यूट्यूब पर मैंने ये लेक्चर देख लिया, वो लेक्चर देख लिया, उससे नहीं होने वाला। किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये सब चीज़ें अगर आप किताब पढ़ोगे ना, तो उस किताब में स्टैटिक जीके, स्टैटिक हम पढ़ते हैं तो ये सब उसमें आता है ऑलरेडी। ठीक है। फिर त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोहरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे ना, राजमार्गों वगैरह के बारे में, तब ये हम चीज़ें अच्छे से जानेंगे। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दिया है शिशुधानी स्तनी या मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। अब ये मार्सुपियल क्या होते हैं? मार्सुपियल होते हैं मतलब ऐसे जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं जो अपने बच्चे को अपनी धानी, एक होता है थैली उनके होती है, जैसे कंगारू अपने बच्चे को रखता है ना धानी में, तो वैसे ये धानी रखते हैं ये। तो ये प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। फिर शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। ये ऐसा सवाल जो है एकदम एग्जैक्टली आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है कि मार्सुपियल कहाँ पाए जाते हैं या ये परभक्षी में रहित उनमें रहता है। यहाँ भी ये कॉमन सेंस वाले थोड़े आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि ऐसा कोई क्षेत्र तो होगा ही नहीं जहाँ परभक्षी होता ही नहीं हो, वहाँ पर ये कैसे रह लेगा। या आपको थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह आप देखते हो डिस्कवरी वगैरह के, तो आप भी देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी जहाँ पर कंगारू सबसे बड़ा, तो हम उसी को मान सकते हैं मार्सुपियल, तो वो वहाँ रहता है, तो वहाँ पर भी उनको मारने वाले जीव जंतु रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो परभक्षी रहित क्षेत्र है। तो ऐसी चीज़ें जो है हम लोगों को एक कॉमन सेंस वाले थोड़े सवाल है जो कि आपके इनडायरेक्ट नॉलेज है उससे ही सॉल्व होने वाले हैं। जो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर देखिए ये इन्वायरमेंट का सवाल है। संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? तो ये मेन संगठन है ना, वो संगठन हम पढ़ने वाले हैं, जैसे IUCN हो गया, WWF हो गया, ये संगठन सब हम एकदम आराम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये UNDP हो गया, UNEP हो गया, रामसर कन्वेंशन हो गया, ठीक है, UNFFC हो गया, ये सब UNFCCC हो गया, ये सब हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर ये कुछ छत्रक मशरूम जो है में औषधीय गुण होते हैं, कुछ छत्रकों में मैंने, ये सब चीज़ें जो कहाँ से संबंधित है, देखिए ये एकदम आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मशरूम ये सब करंट अफेयर के सवाल हैं। करंट अफेयर में आते रहते हैं, कोई नया ऐसा मशरूम पाया गया है। जैसे एक आया था कि जापान में एक ऐसा मशरूम पाया गया है कि अगर उसको छू लो तो भी जहर की वजह से आदमी मर जाता है, ऐसा। तो वो सब चीज़ें आपको करंट अफेयर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है ये देखिए सिंह पुचिक मकाक यानी लोइन टेल मकाक, मालाबार सिवेट और सांबर हिरन, इनमें से कौन से हैं जो रात्रिचर हैं, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अपना काम करना शुरू करते हैं। तो ये सवाल कहाँ से बना? देखिए ये मालाबार सिवेट, सांबर हिरन वगैरह ये न्यूज़ में आते ही रहते हैं। ये एग्जैक्ट आपको बैठ के कोई नहीं पढ़ाने वाला कि हाँ ये वाला जानवर मार्सुपियल है और ये वाला जानवर रात्रिचर है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ये चीज़ें करंट अफेयर्स में आती रहती है, वहीं से आपको दिमाग लगा लेना है। पहले तो जैसे कभी भी आया आपके पास ये सिंह पुछी मकाक क्या है, तो उसकी फ़ोटो आप देखो पहले तो सबसे, ठीक है। फिर
जब भी उसके बारे में जैसे वो न्यूज़ में आता है, तो आप किसी का भी करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो वो इसमें ये वाली चीज़ें बताते हैं कि वो रात में काम करता है कि दिन में काम करता है, वो कौन सी चीज़ों का शिकार करता है, क्या खाता है, कहाँ कौन सी जगह पे रहता है, ये चीज़ें आपको उसके बारे में ध्यान देना है। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखिए गिलहरी वाला सवाल है। अब देखिए कुछ लोगों ने इस गिलहरी वाले सवाल को बताया कि बहुत इजी सवाल है ये, गिलहरी वाला तो हम रोज़ ही देखते हैं, परंतु ये सवाल आप इसको एकदम इजी इसको नहीं कह सकते कि ये इजी एकदम सवाल है। जिस आदमी का ये सवाल सही हो गया वो आपको बता देगा बड़ा इजी था ये सवाल, या हो सकता है वो करके भी आया और घर तब बोल रहा हो कि इजी है, बाद में घर आके उसने आंसर चेक किया तो लग रहा है यार मेरे तो गलत हो गया। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हमको एक चीज़ दो चीज़ इसमें पता हो सकती है, सब सारी चीज़ें इसमें नहीं पता हो सकती। जैसे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड यानी घोंसला बना के वो उसको बिल खोद कर रहती है, वो ये हमें पता है कि वो बिल खोद के नहीं रहती है, सबको पता है कि घोंसला बनाती है गिलहरी। फिर वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नटों और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। ये भी कुछ लोगों को पता होगा कि हाँ वो नटों को जमा कर लेती है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि नहीं वो तो यूरोप में जो गिलहरियाँ रहती है वो इसको जब भूमि के अंदर जमा करती है। फिर कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन रहेंगे कि सर्वभक्षी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो सिर्फ नट्स वगैरह खाती है, तो हमने तो कभी जानवर खाते नहीं देखा है। अब जिसका सवाल हो क्वेश्चन इसका हो गया सही, वो तो फेंकेगा, हवाबाजी करेगा कि ये हाँ बड़ा इजी सवाल है, पर ये इजी सवाल इसको मैं नहीं मानूंगा, ये बिल्कुल भी इजी सवाल नहीं है। ठीक है ना, और ये आपको ना ही कोई पढ़ाएगा, और ये अगर आपका गलत भी क्वेश्चन ये हो जाता है तो आपको कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, और अगर ये आपका सही भी हो जाता तो आपने कोई तोप इसमें नहीं मार लिया है। हो सकता है आपका तुक्के से सही हो गया हो, ये आपको पता ही नहीं हो ठीक से पूरी बात इसमें। हो सकता है आपको ये वाली दो चीज़ें पता हो, ये वाली ना पता हो, या ये आपने किसी भी तरीके से आपके साथ उल्टा दांव पड़ सकता है, आपका सही हो गया तो आप हवाबाजी करने लगो, तो ऐसा नहीं है। फिर देखिए ऐसा एक सवाल है, ये क्वेश्चन ये कोई नहीं आपको बताएगा और ऐसा कोई पढ़ाता भी नहीं है। कौन सा ऐसा जीव है जो विगल डांस करता है, अपने सगे संबंधियों को जो भोजन है उसकी तरफ इंगित करके विगल डांस, किसी ने नाम ही नहीं सुना है विगल डांस क्या होता है वो, तो ये आपको ऐसा कोई ही नहीं बताने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको ही सोचना। आप देखिए आपका सवाल आपका क्वेश्चन हो गया तो कैसे सही तो हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ, क्योंकि सारे एक जैसे ही लगेंगे आपको। मधुमक्खी भी आपको डांस करती हुई दिखेगी, तितली भी, ड्रैगन फ्लाई भी, ततैया वगैरह भी, आपको ये सब ड्रैगन ये विगल डांस करता है घूमते घूमते से लगेंगे। आपका लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो बस यही है। ये आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। कहाँ कौन किसने पढ़ा आज तक कि विगल डांस करता है, कौन सा विगल डांस पता है आपको विगल डांस कोई होता है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला देख लो, कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले आवरण में पनप सकते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पीएच जो है 3 से कम है तो अब उसमें भी रह सकते हैं, मतलब खूब ज़्यादा अम्लीय उसका अगर है वातावरण तो उसमें भी रह सकते हैं। तो ऐसे वाले सवाल में हमेशा सभी होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई जीव तो होगा जो एकदम जमे हुए में भी रह लेगा। ऐसा जीव जब ज्वालामुखी है उसमें भी जीव पाए जाते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले टारडिग्रेड करके एक जीव पाया गया था, वो तो अंतरिक्ष में भी जीव जिंदा रह गया। उसके ऊपर आप किसी प्रकार की लाइट पटक रहे हो तो भी जिंदा है, उसको आग में जला दे रहे हो, मतलब चल रहा है बाकायदा एकदम वो जानवर आग में, तो वो कहीं पे भी ऐसे जीव हो सकते हैं। ऐसे में जो है उसका सवाल का आंसर होता है सभी। जैसे ऐसा आ जाए कि कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, कुछ समुद्री कछुए वो शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं। ऐसे वाले सवालों में आपको आंसर आँख बंद करके और लगा देना है, ठीक है ना। एक जैसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे क्या हो सकता है, उससे कृषि में उपयोग हो सकता है, उसका चिकित्सा में उपयोग हो सकता है, उसके उपयोग जो है ऑलमोस्ट सारे हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये तो इकोनॉमी का है, ये हम देखने नहीं वाले हैं। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यह आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला है कि कौन सा ऐसा जीव है जो अगर कहीं छेद है तो उसमें लकड़ी डाल के उसको खुरच के वहाँ से कीट को निकालने के लिए काम में लेता है। अब ये क्वेश्चन जिस प्रोफेसर ने बनाया होगा उसने बैठ के डिस्कवरी चैनल देखा होगा और उसमें उसको दिख गया होगा कि ओरेंगेटू ने ऐसा कर रहे हैं, उसने इसको क्वेश्चन बना दिया। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है स्टैटिक जियोग्राफी वगैरह में, इन्वायरमेंट में, कि कौन सा जानवर ऐसा करता है। बस आपको थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को देख के, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ही आपको ऐसा देखना, ये सब पड़ेगा। ठीक है,
ये तो देखिए इकोनॉमी का सवाल है, ये एरोसोल वगैरह, ये अपना एनवायरनमेंट का सवाल है। ठीक है, एनवायरनमेंट में ये नॉर्मल है, ये तो इतना तो पढ़ाते हैं कि फ्लोरोकार्बन जो है उसका क्या उपयोग है वगैरह। ठीक है, आगे चल लेते हैं। हाँ देखिए, ये भी देखिए एनवायरनमेंट का सवाल है, कार्बन बाजार वाला। ठीक है, लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम उदाहरण है ये वाला। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं ना वो। वैसे मैं ये जो पेपर है आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, उसमें मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको शेयर कर दूंगा। आप भी एक बार बैठ के ये क्वेश्चन शांति से देखना और आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना कि हाँ मुझे कौन सा जो पक्ष है उस पर ज़्यादा मुझे ध्यान देना है। ये तो देखिए इकोनॉमी का सवाल है। ये देखिए कौन से एमएसपी जारी होती है, तो ऐसा आपको याद रखना है। कितने जो है वो एमएसपी जारी करती है, कितने जो फसलें हैं उनकी, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये देखिए इकोनॉमी का सवाल, ये पॉलिटी का सवाल है। हम हिस्ट्री के सवाल पे आते हैं जो हमने देखा था। हमने अब हिस्ट्री पढ़ा ना, तो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्या हमने वो सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला देखिए आता धान्य कटक। धान्य कटक जो महासंघों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये धान्य कटक के बारे में मैंने आपको अवश्य ही बताया था। और धान्य कटक कहाँ है, वैसे आंध्र प्रदेश में धान्य कटक पड़ता है। देखिए गांधार तो पड़ता है आपका पाकिस्तान की तरफ, अपना पश्चिम उत्तर भारत में। कलिंग उड़ीसा में, मगध आपका बिहार में है। ये तो ये इसका आंसर नहीं है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, शायद मौर्य काल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब धान्य कटक के बारे में हमने देखा था। तो धान्य कटक देखिए ऐसे सवाल बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाँ कौन सा पोर्ट कहाँ है, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे अगर आप फिर दोबारा जब लेक्चर सुनो तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप कहीं पढ़ो तो भी इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए स्तूप के बारे में कि स्तूप संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। फिर स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेप होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ठीक है ना। तो ऐसा सवाल जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे, है ना, कि स्तूप बनाए गए हैं। बौद्ध हमने देखा कि बौद्ध अवशेष होते हैं उनके ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं। तो ये तो ठीक है ना, अवशेषों का निक्षेपागारी है वो। ठीक है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है ना। तो वैसे वाले क्वेश्चन। फिर देखिए ये वाला मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे कोरकोई, पुम्पुहार और मुचिरी ये किस लिए विख्यात थे। देखिए मैं जब आपको संगम काल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कोरकोई और पुहार और मुचिरी, यहाँ मुचिरी लिखा हुआ है। अब वहाँ पर शायद हमने मेशेरी करके ऐसा कुछ पढ़ा था। अब देखिए हिंदी में तो लिखने में तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो क्या है कि फिर भी हमें कोरकोई और ये पुहार ये तो हमने उसमें देखा था। आपको एक भी चीज़ का हिंट पता लग जाए तो पता लग जाता कि ये पत्तन थे, है ना। तो मैं आपको तब भी बता रहा था कि देखिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अगर आप लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से भी सुन लोगे ना तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर देखिए है वट्ट किरुतल की प्रथा जो है, ये कौन सी चीज़ वट्ट किरुतल की प्रथा बताती है। ये संगम कविताओं के बारे में है। तो हालांकि यूपी उसमें मैंने एनसीईआरटी में भी देखा, मुझे ये वट्ट किरुतल के बारे में मुझे नहीं दिखा। मेरे पास जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें भी मेरे को वट्ट किरुतल की प्रथा के बारे में नहीं पता। हाँ ऐसा हो जाता है, कुछ अजनब अटपटे से सवाल जो है यूपीएससी फ्रेम कर देती है। अगर इसमें आपका कॉमन सेंस की वजह से लगा के अगर आपका सवाल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ देना चाहिए। 1 मिनट पानी पी लो। ज़्यादा वो इसमें दिमाग ख़राब करने वाली बात नहीं है कि मेरे को ये नहीं आया। मैंने तो संगम अच्छे से पढ़ा था। बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा ये, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं दिया होता ऐसा, वो पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं। ठीक है। फिर देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सा साम्राज्य कब बना था। मैंने आपको बताया था ना कि ये आपको याद रखना है कि कौन सा साम्राज्य कब बना था। इससे क्वेश्चन बनते हैं। और कौन से राजा कौन से साम्राज्य से वंश से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए ये है कि इनमें से कितने साम्राज्यों ने अपना राज्य जो है वो आधे 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया, यानी अर्ली 8th सेंचुरी में जिन्होंने शुरू किया होगा, यानी 8th सेंचुरी मतलब 700 कुछ ईस्वी में जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया होगा। इनमें से कौन सा है, होयसल है कि गढ़वाल है कि काकतीय है कि यादव है ना। तो इनमें से देखिए मैंने आपको गढ़वाल वंश पढ़ाया है,
होयसलवल हमने देखा था कि कर्नाटक में होयसल वंश, मैसूर के आसपास में होयसल वंश पाया जाता था। काकतीय वंश, रुद्रमा देवी के बारे में मैंने आपको बताया था, रुद्रमा देवी पुर्तगाली यात्री आता है काकतीय वंश में ही, ठीक है। यादव वंश, देवगिरी का यादव वंश जिसको दौलताबाद भी कहते हैं, वहीं का यादव वंश तो थे वो। तो हमें देखना है कि 7वीं शताब्दी में कौन से बने, ये 8वीं शताब्दी यानी 700 ईस्वी के आसपास कौन से राज्य बने थे। इस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। इसका वैसे आंसर है इसमें से कोई नहीं बना था, ये सब बाद में बने हुए हैं। फिर ये देखिए, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित धाराओं और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो ऐसा कौन मानता है? मैंने आपको जब जैन और बौद्ध के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो जैन धर्म में मैंने बताया था कि जैन धर्म वाले तो ऐसा है कि वो हर चीज़ में आत्मा मानते हैं, इसलिए जैन धर्म वाले कृषि नहीं करते हैं, बिजनेस पे ही ध्यान देते हैं अपना, है ना। तो ये जैन परंपरा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर ये देखिए, विजयनगर साम्राज्य इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण करवाया? तो मैंने आपको बताया था जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि विजयनगर साम्राज्य से तो क्वेश्चन बनता ही है, यूपीएससी का फेवरेट है ये। तो इसका आंसर वैसे ये देवराय प्रथम होगा, इसने हरिद्रा बांध बनाया था, है ना। तो ये जब ये पढ़ेंगे ना विजयनगर साम्राज्य, तो एक एक राजा के बारे में हम इसमें ध्यान से पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए आप, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? तो जब पुर्तगाली लोग यहाँ आएंगे और जब हम पढ़ेंगे उनके बारे में, तब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा शासक था जिसने ये दे दिया था। तो मेरा दिखाने का मतलब अभी पर्पज़ यही है कि आप जो है वो ये देख पाओगे कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं कोई फैक्ट बताता हूँ तो आप सोचते हो यार सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, इतने सारे फैक्ट को याद करने के थोड़े हैं। तो अब आपको ये वाली स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगी है। ये देख लीजिए, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी है, हमीर महाकाव्य किसने लिखी है, मिलिंद पन्नो किसने लिखी है, और नीति वाक्यामृत जो है ये किसने लिखी है? देखिए ये देवी चंद्रगुप्तम के बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया था, है ना। तो ये विशाख दत्त ने लिखी है। जब मैंने आपको वो जब ये दिखा रहा था मैं ये कि मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ, देखिए ये वाला जो है इसने कौन सी किताब लिखी है, ये लेखक ने कौन सी किताब लिखी है ना। और विशाख दत्त ने एक और कौन सी लिखी थी, मुद्रा राक्षस भी तो लिखी थी, ठीक है। फिर हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, मिलिंद पन्नो नागार्जुन ने लिखी है ना, देखा ना, नागसेन, और जिसे नागार्जुन भी कहते हैं। फिर नीति वाक्यामृतम सोमदेव सूरी ने ये लिखी है। तो आपको जो है ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी किताब जो किसने लिखी है। इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने नहीं किया तो जब आप दोबारा लेक्चर देखो या कहीं से पढ़ो तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर ये तो देखिए, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तो ईजी सा सवाल है, कोई वो नहीं है कि कौन सा गवर्नर जनरल था, 1833 का था ये चार्टर एक्ट, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब ये तो देखिए करंट अफेयर्स वगैरह के आ गए, ऑटोमोबाइल वगैरह, एनीमिया मुक्त। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि हाँ कहाँ से जो है इनमें क्वेश्चन बन रहे हैं। ये भी देखिए, ये आप स्टैटिक का भी इसे मान सकते हो, और ये सब चीज़ें तो जो है वो न्यूज़ में भी आती रहती है, तो यहाँ से भी आपको पता लग जाता है ना, कि कौन कौन सी उपग्रह प्रणालियाँ भारत के पास है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा, इजी से क्वेश्चन है आते हैं ये तो। ये देखिए, इससे फीड क्या होता है, निहारिका क्या होती है, पल्सर क्या होता है। ये जब हम अपना ये ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो ये पहला ही चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, फर्स्ट ही चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है ना। फिर जब हम डिफेंस वगैरह ये सब पढ़ते हैं तो देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल क्या होती है। तो ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो हम पढ़ेंगे जब हम इस वाली पोर्शन पढ़ेंगे तब। फिर देखिए आप ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह, ये तो करंट के क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर देखिए ये वाला जो है ना, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो यूक्रेन से सीमा इनकी साझा होती है। पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता था कि वो आपको कूट देता था, ऐसे कूट आपको बना के देता था कि हाँ 1 2 3 2 3 4 5 1
6, 2 ऐसा आपको देता था, तो आप क्या कर लेते थे, आपको पता लग जाता कि हाँ ये नहीं है, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। पर ये टफ इसलिए हो गया कि आपको सारे के सारे देश पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कूट वाला जो सिस्टम इस बार लागू नहीं हुआ। तो ये तो करंट में जो भी देश है जिसके आसपास हो रहा है, जैसे अभी इजराइल और गाजा में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इजराइल और गाजा के आसपास में जो भी देश हैं उन सबकी बाउंड्री कौन से सागर से लग रही है, कौन से देशों के साथ लग रही है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी देखिए थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो गया। आवृत किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है, 10 गुना है, 20 गुना है, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं, हाँ ये देखिए ये भी उसका अपना एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये तो। जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। ये सब चीज़ें जब ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जब हम अपना एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना, कौन कौन से वन है उन वनों के बारे में जानेंगे तो ये हम आराम से पढ़ेंगे। फिर हम ये देख लेते हैं कि ये देखिए भूकंप की तरंगें, तो भूकंप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में हम आराम से देख लेंगे। ये जल की ऊष्माधारिता भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। ये ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है, ये ज्योग्राफी में अच्छे से हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो वोल्वेचिया पद्धति, ये पद्धति क्या है कि ये क्वेश्चन ये मतलब करंट में शायद 2017-18 के आसपास ये करंट में आई थी। ये मच्छरों के को वाली इसके है ये कि मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक्चुअली ये काम में आती है, ये वोल्वेचिया पद्धति। तो ये करंट का सवाल है, ये आप इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ सकते हैं, पर ये अपना करंट का सवाल है ये। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। तो हिस्ट्री वगैरह के इसमें इतने क्वेश्चन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, बाकी तो सब अलग अलग हैं। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि हाँ हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सही ट्रैक पे पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल हो गया तो मैं ये नहीं पढ़ूँ, तो नहीं, आपको वो मध्यकालीन में भी मैं आपको जो ग्रंथ बता रहा हूँ कि ये कौन सा ग्रंथ फुतुहात फिरोजशाही किसने लिखी और ये कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, तो आपको दलियात फिरोजशाही किसने लिखी और दलियात फिरोजशाही क्या है कि संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद है फारसी में किसने किया, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आप सोचोगे यार ये कोई याद रखने वाली बात थोड़ी है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक देखिए ये इन देशों में ये ग्रह कलह से ये गुजर रहे हैं, तो इन देशों में कौन सा ऐसा देश है जो अति दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था, ये था वो था, है ना, सोमालिया वगैरह, ये सोमालिया देश हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि कौन से देश में अभी तख्ता पलट हुआ, कौन से देश में कहाँ क्या हो रहा है, ये तो करंट का सवाल है, ये इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था। आज का लेक्चर मेरे हिसाब से हम यही समाप्त करते हैं। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिखाना था कि हिस्ट्री में जो अब तक हमने पढ़ा हम सही ट्रैक में हैं, और ज्योग्राफी में जो हम पढ़ने वाले हैं तो वो जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको लगे कि हाँ सर सही ट्रैक पे हैं, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि हाँ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि देखिए समय अब अपने पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, सिर्फ 5 महीने के आसपास हमारे पास हैं। दिसंबर आ गया है, 10 दिन 11 दिन हमारे गुजर भी गए हैं। आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अभी पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स जो है आप लेके चलिए, और अगर आपने जैसे ऑप्शनल अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल पढ़ते रहिए, और अगर आपने जैसे 1-2 बार ऑप्शनल पढ़ लिया है पहले, तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे आप ऑप्शनल को ड्रॉप कर दीजिए, ऑप्शनल पढ़ना आप बंद कर दीजिए। आप जो है CSET पे ध्यान दीजिए, और आपके पेपर 1 GS 1 पे पूरा आप अब ध्यान शुरू कर दीजिए। थोड़ा फैक्ट्स जो है उनके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर जो है उस पर पक्का आप ध्यान दे के रखिए, आँख नाक कान अपना खुला रखिए, ठीक है। और बस मैं तो यही आपसे कहूँगा। और ये जो लेक्चर है अपना, इसकी PDF आपको मिलेगी इस वाले चैनल पे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। और भी PDF वगैरह आपको चाहिए स्टडी संबंधी तो आपको इसी लेक्चर पे इसी चैनल पे मिलने वाली है। और कल से हम ज्योग्राफी जो है उसको भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो बस यही आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।